हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आशा करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। दोस्तों, आज से हम लोग एक नए सेशन की शुरुआत कर रहे हैं और इस सेशन में हम लोग डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड जो हम लोग का जीके जीएस का क्वेश्चन पूछा जाता है ना, जीके जीएस का जो आपके 20 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं ना, उसको हम लोग प्रैक्टिस सेट के माध्यम से कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। और आज हम लोग की सेट नंबर की बात करेंगे तो पहला सेट है, और यह जो सेट है ना आपके बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा के लिए है, जो आपके एग्ज़ाम होने हैं बहुत जल्द, उसके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और अगर हम टॉपिक की बात करेंगे, सब्जेक्ट की बात करेंगे, तो हमारा सामाजिक अध्ययन है, यानी कि जीके जीएस वाले सेक्शन को हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं, जिससे आपके जो डीएलएड के एंट्रेंस एग्जाम होने हैं ना, वहाँ इससे 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और 20 के 20 क्वेश्चन आपके पक्के होंगे। अगर आप लोग प्रतिदिन इसी सेशन को अटेंड करते हैं, रोज़ बाय रोज़ जो सेशन चल रही है ना, इसको अटेंड करते हैं, एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ेंगे, तो आपके डीएलएड के जो एग्ज़ाम में ये जो सामाजिक अध्ययन यानी जीके जीएस वाला सेक्शन है, उससे आप 20 क्वेश्चन आराम से ले आ पाएंगे। ठीक है, अगर हम क्वेश्चन की बात करेंगे ना, तो क्वेश्चन आपका बहुत आसान होने वाला है, लेकिन 90% लोग जो है ना ऐसे ही क्वेश्चन में गलती करते हैं और एक दो नंबर की कमी की वजह से उन्हें गवर्नमेंट कॉलेज स्कूल नहीं मिल पाती है। ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज उन्हें नहीं मिल पाती है। तो दोस्तों, आप हमारे साथ बने रहिएगा और अंत तक बने रहिएगा, आपके एक भी क्वेश्चन जो है ना आने वाले डीएलएड एंट्रेंस के एग्जाम में नहीं छूटेंगे। सब्जेक्ट है आपका सामाजिक विज्ञान, सामाजिक अध्ययन यानी जीके जीएस। चलिए फटाफट हम लोग रिवीजन के तौर पे क्वेश्चन को देखेंगे, 4 ऑप्शन को पढ़ेंगे और फटाफट कम समय में बहुत क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे। पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के राज्य की कल्पना की गई थी। यानी कि आपके सामने जो क्वेश्चन है ना, इसमें ये पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें किस प्रकार के राज्य की कल्पना की गई है। क्या वो राज्य समाजवादी है, धर्मनिरपेक्ष है, या फिर संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की कल्पना की गई है, या उपयुक्त में से सभी। तो आप पाएंगे दोस्तों कि हमारा जो राज्य की कल्पना की गई है ना संविधान के अनुसार, वो समाजवादी भी है, धर्मनिरपेक्ष भी है, और साथ ही साथ संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की भी कल्पना की गई है। यानी कि ऑप्शन नंबर आपके सामने डी जो है ना, ऑप्शन नंबर डी, ये उपयुक्त सभी, ये इसका सही आंसर हो जाएंगे। दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यह जो सेशन है ना, इसमें आपको ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटी सभी को मिला करके, यानी कि कुल मिलाकर के बात करेंगे ना, तो जीके का टोटल क्वेश्चन यहाँ से कवर होने वाले हैं, इसलिए अंत तक बने रहिएगा। देखिए, हिस्ट्री का क्वेश्चन आपके सामने 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था। आपसे बहुत डीप में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा डीएलएड एंट्रेंस में, इसलिए आप लाइटली ही पढ़ेंगे, लेकिन सभी टॉपिक को कवर करने का कोशिश करेंगे। 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था, ये आपसे पूछा जाएगा। क्या लगान नीति था, आप कहेंगे नहीं। सहायक संधि था, आप कहेंगे नहीं, और ये ऑप्शन डी भी नहीं थे। साथ ही आपकी जो ऑप्शन है ना, वो है बी कि चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग करना। इसी के वजह से हिंदू और मुस्लिम में अपने आपसी विभेद हुआ, क्योंकि ये जो चर्बी युक्त कारतूस थी ना, ये चर्बी जो बना हुआ था ना, वह गाय के चमड़ी से और साथ ही साथ सूअर के चमड़ी से बना हुआ था। तो हिंदू वाले लोग गाय की चर्बी वाले कारतूस का विरोध किए। साथ ही साथ जो मुस्लिम लोग थे ना, मुस्लिम सैनिक थे ना, वो चर्बी यानी सूअर के चर्बी से बने हुए कारतूस को मुंह से फाड़ा जाता था, इसका उन्होंने विरोध किया, जिसकी वजह से 1857 का विद्रोह का जो है ना एक आधार पनपा, और वहीं से यह विद्रोह फैल के पूरे देश में पहुंच गया। यानी कि ऑप्शन नंबर आपके सामने बी हो जाएंगे। तीसरा क्वेश्चन है कि भारत का सबसे लंबा नदी कौन है। आपके सामने ऑप्शन है यमुना, गंगा, ब्रह्मपुत्र और गोदावरी। तो आपको मैं बता दूं कि भारत की सबसे लंबा नदी अगर पूछा जाएगा ना, तो वो हो जाएगा आपका गंगा नदी, और ब्रह्मपुत्र नदी और गोदावरी नदी और यमुना नदी में वो हो जाएंगे आपके सामने ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह कथन किसका है। देखिए, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह पूरा का पूरा कथन ऐसे हैं कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह कथन किसका है। तो आप पाएंगे कि यह जो कथन देने वाले व्यक्ति थे ना, वह बाल गंगाधर तिलक थे। वो कौन थे? बाल गंगाधर तिलक थे। ऑप्शन नंबर आपके सामने सी हो जाएंगे। पाँचवा क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान किस देश के संविधान से सबसे अधिक प्रभावित था। यानी कि भारत का जो संविधान बनाना, वह किस देश के संविधान से प्रभावित होकर के संविधान बना, और उसमें किस देश के संविधान का सबसे बड़ा योगदान रहा। आपके सामने ऑप्शन है अमेरिका, ब्रिटेन, रूस और फ्रांस। आप पाएंगे दोस्तों कि भारत का जो संविधान है ना, वह ब्रिटेन देश से प्रभावित तो था ही था, लेकिन रूस, फ्रांस, अमेरिका, ये चारों, पहले ये चीज़ समझ लीजिए कि ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और अमेरिका, ये चारों से भारतीय संविधान में अपना अपना कुछ कुछ चीज़ें आया है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर प्रभावित की बात होगी ना, तो वो है आपका रूस। कौन थे? रसिया थे। ऑप्शन नंबर आपके
आपके सामने सी हो जाएंगे। छठा क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? क्या केवल संसद करेंगे या केवल विधानसभा करते हैं या फिर निर्वाचक मंडल करते हैं या फिर जनता करती है? तो आप पाएंगे कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव जो है ना वह निर्वाचक मंडल करते हैं। आप में से कुछ लोग सोच रहेंगे कि जनता ही तो सरकार बनाती है ना, तो देखिए सरकार बनाती है जरूर जनता, लेकिन आप में से कोई भी लोग ऐसे नहीं होंगे जो डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति के चुनाव में अपना वोट डाल के आए होंगे। प्रधानमंत्री तक आप जरूर डाल के आते हैं, लेकिन राष्ट्रपति का जो चुनाव कराता है ना वो होते हैं आपके सामने ऑप्शन नंबर सी, निर्वाचक मंडल। सातवां क्वेश्चन है कि भारत के सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। अगर भारत की सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य पूछ दिया ना तो उसका आंसर आपका यूपी हो जाएगा। अगर भारत के सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य पूछ देगा, क्षेत्रफल वाला राज्य, तो वो हो जाएगा आपका राजस्थान हो जाएंगे। ठीक है, क्षेत्रफल वाला राज्य हो जाएंगे आपके राजस्थान। यहाँ क्वेश्चन है सबसे अधिक जनसंख्या वाला, तो आपके सामने आंसर हो जाएंगे सी, उत्तर प्रदेश। आठवां क्वेश्चन है कि हरित क्रांति का संबंध किससे है। हरित क्रांति का संबंध किससे है? उद्योग से, कृषि से, शिक्षा से और स्वास्थ्य से। तो इसका हरित क्रांति का जो संबंध है ना ऑप्शन नंबर बी, यानी कृषि से होते हैं। ह से हरित और क से कृषि, यानी कि हरा चीज़ कहाँ होता है? कृषि में होता है, इसलिए ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। नौवां क्वेश्चन है कि संविधान का संरक्षण किसे कहा जाता है। संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है, यानी संविधान को बचाने वाला जो होते हैं वो किसे कहा गया है? क्या राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री है, या सर्वोच्च न्यायालय है, या फिर संसद है? तो किसी भी चीज़ का जो संरक्षक होता है ना वो उसका न्याय दिलाने वाले होते हैं, और न्याय दिलाने वाले कौन है? सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट होते हैं। सुप्रीम कोर्ट होते हैं, एससी होते हैं। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट। ऑप्शन नंबर आपके सामने सी हो जाएंगे। 10वां क्वेश्चन है कि भारत में लोकतंत्र का अर्थ क्या है। लोकतंत्र का अर्थ क्या है? क्या राजा का शासन आप कहेंगे? नहीं। अधिकारियों का शासन आप कहेंगे? नहीं। न्यायालय का शासन आप कहेंगे? नहीं। भारत में लोकतंत्र का अर्थ है जनता का शासन। जनता के द्वारा जनता को ही और जनता के लिए ही शासन किया जाता है। ये अब्राहम लिंकन साहब का कथन है, और इसी प्रकार का शासन हमारे भारत देश में है, यानी कि जनता का शासन है, जनता के द्वारा शासन है। ऑप्शन नंबर आपके सामने बी हो जाएंगे। 11वां क्वेश्चन है कि गंगा नदी किस नदी में गिरती है। गंगा नदी जो है ना लास्ट में जाकर के कहाँ गिरती है? तो आप पाएंगे कि गंगा नदी जो है ना उत्तराखंड के हरिद्वार से निकलती है। हरिद्वार नामक जगह पर पहली बार पृथ्वी पे आती है, और अंत में जाकर के ना यह बंगाल से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, जो हमारे देश के पूर्व साइड में है। अगर यहाँ से आपको पूछ दिया जाए कि गंगा नदी किस दिशा में बहती है, तो गंगा नदी पूर्व दिशा में बहती है। ऑप्शन नंबर आपके सामने बी हो जाएंगे। 12वां क्वेश्चन है कि पंचायती राज व्यवस्था में सबसे निचला स्तर कौन सा होता है। जो पंचायती राज व्यवस्था है हम लोगों का, उसमें सबसे निचला स्तर कौन है? क्या जिला परिषद है, पंचायत समिति है, या ग्राम पंचायत है, या नगर पालिका है? तो आप पाएंगे कि पंचायती राज व्यवस्था में सबसे निचले स्तर पर ना ग्राम पंचायत होते हैं। ऑप्शन नंबर आपके सामने सी हो जाएंगे। 13वां क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था। क्या 1915 में आप कहेंगे? नहीं। 1917 में आप कहेंगे? नहीं। 1930 में आप कहेंगे? नहीं। असहयोग आंदोलन जो शुरुआत की गई थी ना वह 1920 में शुरू की गई थी। कब की गई थी? 1920 में शुरू की गई थी। तो दोस्तों ये आपके VVI क्वेश्चन है, इसको आप याद कर लेंगे, रट लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। और दोस्तों साथ ही साथ आपको ये सेशन अच्छी लग रही है ना, जितने भी हमारे BEd DLED एंट्रेंस देने वाले साथी हैं, जो भी साथी देख रहे हैं ना, अच्छी लग रही है ना, तो सारे के सारे लोग एक बार लाइक वाले बटन को प्रेस कर दीजिएगा। और जो लोग पहली बार आए हैं ना हमारे साथ इस चैनल पे, वो ज़रूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि आपको BEd DLED से लेकर के आपके फिर उसके जो क्लास करिएगा वहाँ का भी आपको नोट्स यहाँ अवेलेबल होंगे, वो वीडियो लेक्चर आपको यहाँ पे अवेलेबल होंगे। साथ ही साथ अगर आप सीटेट देना चाहेंगे ना तो वहाँ भी आप तक सीटेट तक का सफ़र आप सिर्फ इस चैनल के माध्यम से, सीटेट बाय रोशन के माध्यम से कंप्लीट कर पाएंगे। हमारा साथ आपको BEd DLED में प्रवेश से लेकर के आपको टीचर बनाने तक की रहती है, इसीलिए आप हमारे साथ जरूर जुड़ जाइएगा। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का फिलहाल जो है ना वह सी हो जाएंगे। 14वां क्वेश्चन है कि भारत में योजना आयोग का स्थान किसने लिया। भारत में योजना आयोग का स्थान किसने लिया था। क्या वित्त आयोग है, या नीति आयोग है, या चुनाव आयोग है, या लोक सेवा आयोग है। तो आप पाएंगे कि भारत में योजना आयोग का स्थान जो है ना लेने वाले जो है वह नीति आयोग है। और नीति आयोग का एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से याद रख लीजिएगा कि नीति आयोग का जो अध्यक्ष होते हैं ना वह भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। यानी कि अभी नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होंगे, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे, क्योंकि जिस वक्त जो प्रधानमंत्री
मंत्री रहेंगे वही नीति आयोग का अध्यक्ष रहते हैं, ऐसा हमारे भारतीय कानून व्यवस्था में है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपके सामने बी हो जाएंगे। 15वां क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी मिट्टी किस प्रकार की है। भारत में सबसे बड़ी मिट्टी जो है ना, यानी सबसे अधिक पाए जाने वाली मिट्टी जो है ना, किस प्रकार की होती है। क्या खाली मिट्टी है, लाल मिट्टी है, जलोढ़ है, या फिर लेटेराइट मिट्टी है। तो आप पाएंगे कि भारत में सबसे बड़ी जो मिट्टी है ना, वह जलोढ़ मिट्टी है। सबसे बड़ी मिट्टी क्या है, जलोढ़ मिट्टी है। इसमें बालू की मात्रा अधिक होती है, बालू की मात्रा, कंकड़ की मात्रा अधिक होती है। 16वां क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकार की संख्या कितनी है। भारत में मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य दो तरह की चीज़ें दी गई है हमारे संविधान में हर प्रत्येक नागरिक के लिए। इसमें से पूछा गया है आपके सामने कि मौलिक अधिकार की संख्या कितनी है। तो हमेशा याद रखेंगे मौलिक अधिकार जो है ना 6 है। वो वाली कौन सी वाली, तो ऐसे जो आपने नाम सुने होंगे, समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। ये 6 के 6 जो है ना मौलिक अधिकार होते हैं। ये हमारे, इसकी संख्या कितनी है, तो 6 है। 17वां क्वेश्चन है कि भारत में पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। क्या वो प्रतिभा पाटिल हैं, या सरोजिनी नायडू हैं, या इंदिरा गांधी हैं, या सुषमा स्वराज थी। तो भारत में सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री जो थी ना, वह थी आपकी इंदिरा गांधी। वह कौन थी, इंदिरा गांधी थी। ऑप्शन नंबर आपके सामने सी हो जाएंगे। 18वां क्वेश्चन है कि जनगणना कितने वर्षों में एक बार होती है। ये बड़ा ही BVI क्वेश्चन है कि भारत में जनगणना जो है ना कितने वर्षों में एक बार होती है। जैसे 2011 में जनगणना हुई थी ना, अभी फ़िलहाल में 2011 में हुई है, फिर उसके बाद अभी जस्ट हुई है, तो कितने वर्षों में होती है। तो भारत में जनगणना कराने का जो वर्ष निर्धारित किया गया ना है, वह है आपका 10 वर्ष। 10 वर्ष में जो है ना एक बार जनगणना कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसलिए भारत में जनगणना जो होती है ना 10 वर्षों में एक बार की जाती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। 19वां क्वेश्चन है कि नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व जो है ना वो किस देश से लिए गए हैं। क्या अमेरिका है, या आयरलैंड है, या ब्रिटेन है, या फ्रांस है। तो आप पाएंगे कि नीति निर्देशक तत्व जो है ना वह आयरलैंड से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। दोस्तों 20वां सवाल है कि बेरोजगारी का अर्थ क्या है। ये बेरोजगारी का अर्थ क्या है, ये आपकी इकोनॉमिक्स से सवाल है। इकोनॉमिक्स का सवाल है ये कि बेरोजगारी का अर्थ क्या है। काम न करना आप कहेंगे नहीं, काम की इच्छा न होना आप कहेंगे ये भी नहीं, काम करने की क्षमता होते हुए भी काम ना मिलना, ये है बेरोजगारी। ठीक है, ये है बेरोजगारी। ऑप्शन नंबर आपके सामने जो है ना सी हो जाएंगे। 21वां क्वेश्चन है कि बिहार की राजधानी क्या है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा आसान और बहुत ज़्यादा जो है ना BVI क्वेश्चन है, क्योंकि बिहार के राजधानी कहाँ है। तो बिहार का राजधानी जो है ना वह पटना है। ऑप्शन नंबर आपके सामने जो है ना सी हो जाएंगे। 22वां क्वेश्चन है कि संसद के दोनों सदनों में संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको BVI लगा लीजिएगा कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष, या फिर राज्यसभा के सभापति। तो आप पाएंगे कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो है ना राज्यसभा के सभापति करते हैं। ऑप्शन नंबर आपके सामने जो है ना डी हो जाएंगे। 23वां क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है। तो भारत में सबसे अधिक वर्षा जो है ना वह मेघालय में होती है। कहाँ होती है, मेघालय में होती है। भारत में सबसे अधिक वर्षा जो है वह मेघालय में होती है। ऑप्शन नंबर आपके सामने ए हो जाएंगे। 24वां क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है। राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करेगा, ये भी आपके इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है। क्या RBI है, या नीति आयोग है, या केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय है, या योजना आयोग है। तो राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है। ऑप्शन नंबर आपके सामने जो है ना सी हो जाएंगे। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय करती है। कौन करती है, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय करती है। 25वां क्वेश्चन है कि लोकतंत्र की सफलता किस पर निर्भर करती है। क्या संविधान पे, क्या सरकार पे, क्या जागरूक नागरिक पे, या न्यायालय पे। ये आपका BVI क्वेश्चन है और फंसाने वाला क्वेश्चन है। आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में पूछे जाने की संभावना पूर्णतः है। ठीक है, तो लोकतंत्र की सफलता किस पर निर्भर करती है। ऑप्शन है संविधान, सरकार, जागरूक नागरिक और न्यायालय। तो इन चारों में से जो सही आंसर हो जाएगा ना वह है आपके जागरूक नागरिक। नागरिक ही लोकतंत्र की सफलता का कारण बनते हैं। ऑप्शन नंबर आपके सामने सी हो जाएंगे। तो दोस्तों आज के इस सेशन में ना हम आपके लिए सिर्फ 25 क्वेश्चन लेकर के आए थे, जिसमें से आपके कितने सही हुए आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और आपके आने वाले जो DLED एंट्रेंस का एग्ज़ाम है ना उसमें
20 नंबर के जीके जीएस रहने वाले हैं। ठीक है, इस 20 नंबर की तैयारी आप हमारे साथ रोज़ प्रैक्टिस करके, डेली प्रैक्टिस करके यहाँ से कर सकते हैं। साथ ही साथ अन्य सब्जेक्ट की भी कराई जाएगी। तो फिलहाल अभी जो है ना हम लोग जो स्टार्ट किए हैं वह यह 20 नंबर वाले सेक्शन को स्टार्ट किए हैं। तो दोस्तों हमारा ये जो चैनल है ना सीटेट बाय रौशन, इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह के लाभान्वित वीडियो से को देखने के लिए, उपयोगी वीडियो को देखने के लिए। अगर ये सेशन अच्छी लगी है ना तो आप एक बार जो है ना लाइक भी कर दीजिएगा। साथ ही साथ आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा। इस पर आपको कॉल नहीं करनी है, सिर्फ एक मैसेज कर देनी है कि सर ग्रुप का लिंक चाहिए, आपको यहाँ से ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। आप यहाँ से जुड़े रहिएगा, बहुत सारा आपको बेनिफिट मिलने वाली है। तो दोस्तों आज हम लोग का ये पहला सेशन था, प्रैक्टिस सेट नंबर 1 था। कल मिलते हैं दूसरे प्रैक्टिस सेट नंबर के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए हमारे चैनल सीटेट बाय रौशन को। धन्यवाद।